हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 2 अगस्त 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं करंट फैक्ट और जीके स्टैटिक पॉइंट्स के साथ में, तो आप हमारे दिया कोचिंग क्लासेस को अभी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 105 और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत की इसमें क्या रैंक रही है वो जानेंगे। इसके बाद साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू कैटफिश स्पीसीज फाउंड हुई है उड़ीसा के अंदर, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अंदर गोदावरी रिवर सिस्टम एंड मॉनसून फ्लड वार्निंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या चीज हुई है। इसके बाद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 किसको मिला देखेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर जुलाई 2026 की जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन माइलस्टोन को देखेंगे। डिफेंस में रशियन के H-101 स्टिल्थ क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरनेशनल जो आज करंट अफेयर है वो है रिपब्लिक ऑफ नेहरू, उसके बारे में। स्पोर्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के बारे में पढ़ेंगे। और हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद कल्चर यूथ सेंटर, जो कि जिसकी इनोग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया है, उसके बारे में डिटेल से आज इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा में रहा अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है। तो ये संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से ये संबंधित है। चर्चा में क्यों रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भाषण की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार हनन प्रस्तावों को लेकर अनुच्छेद 105 काफी चर्चा में रहा है। यह अनुच्छेद संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों को परिभाषित करता है। मुख्य संरक्षण क्या है इसका, तो इसके तहत संसद सदस्यों को सदन के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए वोटों के लिए किसी भी अदालत की कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त होती है, ताकि वो अपनी बात खुलकर संसद में रख सके। इससे कनेक्टेड पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राज्य विधानसभा मंडलों की विशेष अधिकार क्या है। तो राज्यों के विधायकों यानी एमएलएस के जो विशेष अधिकार है वो अनुच्छेद 194 के तहत है। वही जो जो हमारी संसद है ना, उसको कौन से अनुच्छेद से ये प्राप्त है, 105वें अनुच्छेद के तहत। संसदीय विशेष अधिकारों का स्रोत भारतीय संविधान में यह अवधारणा मुख्य रूप से ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को दीवानी यानी सिविल केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये उनके विशेष अधिकार है। आपराधिक मामलों में छूट नहीं, यानी यह छूट आपराधिक मामलों या निवारक निरोध में लागू नहीं होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद संसदीय विशेष अधिकार समिति यानी लोकसभा में इसमें 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, जो कि एक समिति है, ठीक है। देन आफ्टर ऑर्डिनेंस, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल की अनुच्छेद जो शक्ति है वो 213 से है। सीएजी का प्रावधान क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक पद है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मालवंकर, इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 79 में बताए गए हैं। संसदीय विशेष अधिकार का हनन, तो संसद की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करने पर संसद को दंडित करने का अधिकार है। यानी अगर आप संसद के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो संसद को दंडित करने का अधिकार तब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचांकन 2026 में 177 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत का यहाँ पर 176 स्थान मिला है, जो कि लास्ट से सेकंड है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को 22.46 स्कोर के साथ 176 स्थान मिला है। इस वैश्विक सूचांकन में एस्टोनिया पहले स्थान पर रहा है। और मूल्यांकन आधार किस बेसिस पे होता है, तो यह इंडेक्स जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के आधार पर देशों का रैंक मिलती है। अब देखिए जारीकर्ता संस्था कौन सी है, तो जो ईपीआई है, येल सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार किया जाता है। यह सूचांकन प्रति वर्ष
2 वर्ष में जारी किया जाता है, यानी हर 2 साल में एक बार इसको जारी करते हैं। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 1986 में लागू हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है नॉर्बी केन्या में स्थित है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई थी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो यहाँ पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में कोप 21 के दौरान वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प रखा था। पर्यावरण की सुरक्षा, तो संविधान के अनुच्छेद 48 ए जो कि डीपीएसपी के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण वैज्ञानिक ने ओडिशा की बुढ़ालबंद नदी से कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम बहुत ही डिफरेंट है। तो आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो ये सेयुडो लोगिविया खैरी इसका नाम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कहाँ से इसे मतलब इसको खोजी गई है ये? तो ये बूढ़ा बंदर नदी से खोजी गई है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बहने वाली बूढ़ा बलंग नदी से मीठे पानी की यह दुर्लभ कैटफिश खोजी गई है। ये मीठे पानी में रहती है, ना कि खारे पानी में, ये आपको याद रखना है। इसका नाम सिमलीपाल नेशनल पार्क के प्रसिद्ध बाघिन खैरी की स्मृति में रखा गया है। यह छोटे आकार की पर्वतीय धारों में पाई जाने वाली कैटफिश है। बुढ़ालबंग नदी का उद्गम जो है, यह नदी ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमली पाल पहाड़ियों से निकलती है। बैरही पानी जल प्रताप, तो यहाँ पर यानी जो वाटरफॉल है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, जो कि 399 मीटर हाइट पर है, वो बुढ़ाबलंग नदी के मार्ग में सिमली पाल में है, जिसको क्या बोला जाता है? बरही पानी झरना। बरही पानी झरना इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जोरांडा जलप्रपात, ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक और प्रसिद्ध वाटरफॉल है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। मयूरभंज की छऊ नृत्य, मयूरभंज का छऊ मार्शल आर्ट पर आधारित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद मयूरभंज का मयूरभंज छऊ और जीआई टैग कौन सा है? तो मयूरभंज की जो काजली है और रेन आर्ट चटनी को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी और जीवनदायिनी नदी है, हम सभी जानते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है कौन? उड़ीसा का जो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो बहुत ही फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मैंग्रोव के लिए। ऑलिव रिडले कछुए जो है, यानी ओडिशा का गरिमा माथा समुद्र अभयारण्य, इसके सामूहिक घोंसले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मत्स्य विज्ञान, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? इचिथोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी बारिश और ऊपरी जल भराव के कारण हाल ही में किस नदी की डेल्टा क्षेत्र में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया है? तो ये गोदावरी रिवर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी नदी का जल स्तर खतरे की निशानी से ऊपर पहुंच गया है, जिससे तटीय डेल्टा में अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित जो क्षेत्र है, राज महेंद्रवर्मम, राजमंदुरी और सर ऑर्थर कॉटन बैराज क्षेत्र जो है, वो यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कुल लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। उपनाम गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां हैं पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, इरावती, संबरी और मंजरा। मंजरा नदी जो है वो गोदावरी की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है, जो राइट बैंक से आकर मिलती है। प्रणहिता नदी वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा की संयुक्त प्रवाह को प्रणालित कहा जाता है, प्रणहिता कहा जाता है, यानी तीनों एक साथ जब मिलती है तो उसे प्रणहिता कहा जाता है। पोलवरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना का नाम है पोलवरम परियोजना। नासिक कुंभ मेला, तो गोदावरी नदी के तट पर हर 12 वर्ष में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। बंगाल की खाड़ी में प्रवाह गोदावरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना विशाल डेल्टा बनाती है। जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसको जायकवाड़ी बांध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 अगस्त 2026 को पुणे, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजीत दोवल को ये सम्मान मिला। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल को देश की संप्रभुता और सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर यह सम्मान दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक की उपाधि इन्हें लोकमान्य और भारतीय अशांति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट कहा जाता है। ये दो उनकी उपाधि हैं। तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक द्वारा शुरू समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में ये दो समाचार पत्र थे। सार्वजनिक उत्सव तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। होम रूल लीग 1916 तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। गीता रहस्य तिलक द्वारा मांडले जेल म्यांमार में लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है। एनएसए का पद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद का गठन 1998 में हुआ था। पहले ये एनएसए ब्रिजेश मिश्र को पहले इससे पहले वो थे। ठीक है ना। एनएससी क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसे मुख्य भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित प्रथम पुलिस अधिकारी तो अजित डोभाल सैन्य पृष्ठभूमि से बिना कीर्ति चक्र पाने वाले पहले अधिकार है। तिलक स्वराज फंड 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का कुल जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है? तो ये 2.11 लाख रुपए दर्ज किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जुलाई 2026 में कुल जीएसटी संग्रह 15.4% की मजबूत वृद्धि के साथ 2.11 लाख करोड़ के नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है। इसका कारण क्या है? मजबूत घरेलू उपभोग, बेहतर कर अनुपालन यानी टैक्स कंप्लायंसेस और आर्थिक गतिविधियों में तेजी इसका मुख्य कारण रहा है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। संविधान संशोधन तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। लागू होने की तिथि थी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का मॉडल भारत ने कनाडा की द्विस्तरीय जीएसटी मॉडल यानी ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अपनाया है। जीएसटी काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय इसके अध्यक्ष होते हैं। अब जो जीएसटी की कर दरें हैं यानी टैक्स स्लैब भारत में मुख्य रूप से 4 है। 5%, 12%, 18% एंड 28%, जिसे अभी बदला गया है और सिर्फ 2 स्लैब रखी है और वो स्लैब कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य असम। असम ने सबसे पहले जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन संघर्ष के दौरान चर्चा में रही स्टेल्थ क्षमता वाली स्ट्रेटेजिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल KH-101 किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रशिया द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। KH-101 रूस की एक एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर है। इसमें रडार को चकमा देने के लिए स्लेथ तकनीक यानी रडार इवेडिंग स्लेथ फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। क्रूज मिसाइल क्या है? यह पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर और पूर्व निर्धारित मार्ग पर उड़ने वाली मिसाइल है जिसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है। बैलिस्टिक बनाम क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाकर परवलयाकार यानी पैराबोलिक पथ का पालन करती है, जबकि क्रूज मिसाइल समतल उड़ती है। सबसोनिक बनाम सुपरसोनिक क्या है? तो ध्वनि की गति 1 मैक से कम गति सबसोनिक है, वही 1 से 5 मैक सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 2.8 मैक है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। किंजल रूस की प्रसिद्ध हाइपोसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की राजधानी व मुद्रा तो राजधानी जो है वो मॉस्को है और मुद्रा जो है वो रशियन रूबल है। रूस की संसद का नाम डूमा निचला सदन और जो फेडरेशन काउंसिल होती है उसको वो है ऊपरी जो सदन है वो। कैप्सियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय जिसे रूस की सीमा लगती है।
बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील रूस साइबेरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर में स्थित किस छोटी द्वीप देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नया सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ नाउरू अपनाया है? तो ये नाउरू ने अपनाया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रशांत महासागरीय राष्ट्र नाउरू ने अपनी स्थानीय भाषा नाउरियन लैंग्वेज के नाम को सम्मान देने के लिए देश का नाम आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ नाउरू किया है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर की माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र में स्थित एक छोटा सा मूंगा द्वीप कोरल आइसलैंड है। दुनिया का सबसे छोटा गणराज्य नाउरू क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है, जो कि सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया के सबसे छोटे देश फर्स्ट है वेंटिकन सिटी, ठीक है, और दूसरी मोनाको और तीसरा नाउरू। ये सबसे छोटी सिटीज हैं या देश है। नाउरू की राजधानी आधिकारिक तौर पर कोई राजधानी नहीं है, लेकिन यारेन को वास्तविक प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। फास्मेट जमाव तो नाउरू अपने समृद्ध फॉस्फेट चट्टानी भंडारों के खनन के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। मेरियाना ट्रेंच जो है दुनिया का सबसे गहरा स्थान, जो कि 10,900 10,994 मीटर, ठीक है। 94 को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता। प्रशांत महासागर में स्थित है। आई थिंक 94 बोला जाता है, तो 10,994 मीटर प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त यानी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला क्षेत्र जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कुख्यात है, उसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। फिजी की राजधानी है सुआ, जो कि प्रशांत महासागर का एक प्रमुख द्वीप है। फिजी में हिंदी यानी फिजी के संविधान में फिजियन हिंदी को आधारित भाषा का दर्जा मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इंडिया की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली गई राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीमों ने फाइनल में मलेशिया की टीमों को हराकर यह दोहरा खिताब जीता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता देश टेबल टेनिस खेल शुरुआत इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। देन आफ्टर ITTF का पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। पिंग पोंग टेबल टेनिस का आधिकारिक और लोकप्रिय दूसरा नाम है। अक्षत शरत कमल भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। इसके बाद मणिका बत्रा भारत की प्रसिद्ध महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी, जो कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। श्रीजा अकुला भारत की उभरती हुई शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। भारत में राष्ट्रमंडल खेल भारत में वर्ष 2010 नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को किस शहर के ऐतिहासिक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया? तो उन्होंने मैसूर के ऐतिहासिक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक की ऐतिहासिक शहर मैसूर में स्थित है, जो कि उद्घाटन स्थल रहा। इसके बाद ऐतिहासिक संबंध यह है कि यह स्मारक उसी स्थान पर विकसित किया गया है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने 1892 में शिकागो विश्व धर्म संसद में जाने से पहले प्रवास किया था। प्रबंधन इसे रामकृष्णा मिशन द्वारा युवा विकास और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। शिकागो भाषण स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस जो है वो 12 जनवरी को हर साल नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ कोलकाता में की थी। प्रसिद्ध रचनाएं राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञानयोग उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी और उद्बोधन बंगला में स्वामी जी द्वारा शुरू की पत्रिकाएं थी। स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी। कर्नाटक का सांस्कृतिक शहर मैसूर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मैसूर पैलेस
वोडेयार राजवंश का ऐतिहासिक महल है। चामुंडी पहाड़ी मैसूर के पास स्थित प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर वाली पहाड़ी है, जिसे चामुंडी पहाड़ कहा जाता है। तो आज हमने ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आप इसे डिटेल से समझ पाए होंगे। मेजरली पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है जो इस टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ताकि आप क्लैरिटी भी हो जाए। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लेक्चर लेते हैं करंट अफेयर का, तो बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, तब जाकर आपको करंट अफेयर समझ में आता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टली जब हम फर्स्ट टाइम करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम करंट अफेयर पढ़ी थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके बैकग्राउंड से कई सारी चीज़ हमें पता ही नहीं होती थी। तो ये हेल्पफुल होता है जब आप जीके स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, इसके पीछे का सारा चीज़ जब कवर करते हैं, तो आपको न्यूज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।